सभी भाइयों को नमस्कार। आज शारीरिक शिक्षा में 8th ए में चल रहा है स्काउट शिक्षा। स्काउट शिक्षा तात्पर्य है स्काउट संबंधी जानकारी में, जैसा हमने देखा होगा मेले दशहरे के अंदर कुछ नीली ड्रेस पहने हुए व्यक्ति कार्य करते हुए दिखाई देते हैं, काम करते हुए दिखाई देते होंगे। वही स्काउट है, वो निस्वार्थ भाव में रहकर सेवा भाव करते हैं। उन्हीं के अंदर कुछ बताए जाते हैं कि व्यक्ति को व्यक्ति के समय सहायता करने के लिए हमें तैरना है, तंबू लगाने आदि क्रियाओं ज्ञान होना अति आवश्यक है। ये सब स्काउट होते हैं। स्काउट शिक्षा उसी के तात्पर्य। इसमें पहले चलते हैं तैरना। तैरना मनोरंजन युक्त व्यायाम है। इसे सीखकर स्काउट बाढ़ में फंसे हुए लोगों को जान बचा सकते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार तैरने से रोग भी दूर होते हैं। यदि हमें आत्मविश्वास है तो तैरना सीखना सरल काम है। तैरना सीखने से पहले मन में से पानी का भय निकाल देना चाहिए। आता भारतीय ग्रंथों में अजंता के चित्रों में तैराकी का उल्लेख मिलता है। सन 1826 में इंग्लैंड में तैरने के लिए तरल तार का निर्माण हुआ। राष्ट्रीय तैराकी संघ की स्थापना 1888 में इंग्लैंड में हुई। 1860 में तैराकी प्रतियोगिता का प्रारंभ हुआ था। तैरते में ध्यान रखने योग्य बातें, इसमें बताया कि हमें तैरते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, तैरना कुशल प्रशिक्षक तैराक या मल्लाह की देखरेख में सीखें। भोजन करने के तुरंत बाद न तैरें। अवर्जित अथवा निर्भर स्थान पर न तैरें। अब तात्पर्य है कि जहाँ में जानकारी नहीं है पानी कितनी गहराई है उस स्थान पर नहीं तैरना चाहिए। यदि विद्यालय में स्विमिंग पूल तरताल है तो वहाँ तैरना सीखें। नदी में तैरना सीखने पर गहराई किनारे की ओर तैरना सीखें। तैरना सीखने के स्थान पर तैरना सीखने के स्थान पर झाड़ियाँ, चट्टाने, गड्ढे, भंवरे आदि न हों। स्विमिंग पूल में तैरने की विशेष पोशाक स्विमिंग कस्टम पहनकर ही तैरने की अनुमति होती है। पानी में श्वास लेने का उल्टा नियम है। तैरते समय मुंह से श्वास ली जाती है और नाक से छोड़ी जाती है। तैरने के प्रकार, तैरने के अनेक प्रकार होते हैं। नंबर 1 है छाती के बल तैरना, जैसे पीठ के बल तैरना, तितली के भांति तैरना, गोता लगाना, बाजू के बल तैरना, बिना हाथ पैर चलाए तैरना। डूबते को बचाने के लिए पीठ बल तैरना सबसे अधिक उपयोगी होता है। जैसे कि आपको चित्र में दिखाया जा रहा है तैरते हुए किस प्रकार तैरते हैं, वो इस चित्रों में दिखाया गया है कि अगर व्यक्ति डूब रहा है तो उसे हम पीठ के बल के बचाते समय सबसे बढ़िया रहता है। अगला आता है तंबू लगाना। ये भी स्काउट का एक अभिन्न अंग है, तंबू लगाना। हम कहीं बाहर जा रहे हैं या कहीं भूकंप या आपदा आई हुई है तो व्यक्ति को रखने के लिए तंबू लगाना अति आवश्यक है। इसलिए उस तंबू लगाने की प्रक्रिया को भी सीखा जाता है, स्काउट सिखाया जाता है। तंबू सीवर जीवन में स्काउट तंबू लगाने की आवश्यकता हो। तंबू लगाने कुछ तरीके निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है जाजिम तंबू लगाना। तंबू लगाने में सबसे आसान तरीका जाजिम तंबू लगाने का है। इसमें 3 बांसों की आवश्यकता पड़ती है। पहले 2 बांसों को एक दूसरे से इतनी दूर गाड़ें जितना जाजिम या चादर की चौड़ाई हो। फिर तीसरे बांस को गड़े हुए दोनों बांसों को ऊपर सिरों से वर्गाकार बंधन द्वारा बांध दें। ऊपर वाले बांस और जाजिम इस प्रकार डालें कि दोनों ओर बराबर जाजिम रखें। अब जाजिम के चारों कोनों कंकड़ रखकर रस्सियां बांध दें। रस्सियों के दूसरे सिरों को खूंटा गांठ लगाकर बांध दें। आवश्यकता पड़ने पर जाजिम के मध्य से भी दोनों ओर रस्सियां बांधी जा सकती हैं, जिससे तनाव ठीक आएगा। गड़े हुए दोनों बांसों को ऊपर सिरों के रस्सी बांधकर दोनों ओर खूंटों से बांध तंबू तैयार हो जाएगा। नंबर 2, 1 लाठी का तंबू बनाना। जैसे चित्रों में दिखाया जा रहा है, पहले 3 लाठी का, बीच वाला 1 लाठी का, फिर है 5 लाठियों का तंबू। तंबू लगाने के लिए यदि किसी स्थान पर 2 पेड़ हो तो एक बांस दोनों पेड़ों की शाखाओं को बांध दी जाता है। बीच में चादर को डालकर दोनों ओर रस्सियों से खूंटों बांध दें। इसे 1 लाठी तंबू कहते हैं। फिर आते 5 लाठी बांस। 2 बांसों को एक कैंची तैयार कर फिर उन्हें चादर की चौड़ाई के बराबर दूर पर रखकर उनके ऊपर एक बांस बांध दें। ऊपर के बांस चादर डालकर उनके चारों कोनों को रस्सियों द्वारा खूंटों से बांध दें। तंबू तैयार हो जाता है। तंबू उखाड़ना, सबसे पहले यह कि तंबू लगाना, फिर कहते हैं जब इसको उखाड़ते हैं
तो उसमें भी हमें अनेक सावधानियां बरतनी चाहिए। नंबर 1 है कि तंबू के अंदर जो सामान रखा हो उसे एकत्रित करें, रस्सियां खोलकर जाजिम को हटाएं, रस्सियां, लाठियां, खूंटे, चादरों को अलग अलग बांध दें। अगला आता है अनुमान लगाना। स्काउट को अपने दैनिक जीवन में अनेक स्थानों पर वस्तुओं का अनुमित ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, संख्या, वजन ज्ञात करने की आवश्यकता पड़ती है। अनुमान लगाने की कुछ विधियां निम्नलिखित हैं। ऊंचाई का अनुमान लगाना। नंबर 1 आता है ऊंचाई का अनुमान लगाना। नंबर 1 है टखनों की विधि। इस वस्तु की ऊंचाई याद करनी है। उसकी ओर पीट कर खड़े हो जाएं, पैरों के कुछ अंतर करें। अब झुककर दोनों पैरों से दोनों टखनों पकड़ें और झुकी हुई स्थिति में टांगों के बीच से वस्तु की चोटी देखने का प्रयास करें। आगे पीछे हटकर इस स्थिति को वस्तु की चोटी दिखाई देना आरंभ ही वहीं रुक जाएं। उस स्थान से वस्तु की जड़ आधार तक की दूरी नाप लें, वही वस्तु की ऊंचाई होगी। नंबर 2 है औसत विधि। इस विधि के अनुसार से वस्तु का मध्य भाग ज्ञात करें, फिर आधा भाग भी मध्य भाग ज्ञात करें। आवश्यकता पड़ने पर और भी आधा करके सबसे छोटे भाग की ऊंचाई माप लें। अब जितने भाग किए हैं उनसे गुणा कर दीजिए, वही वस्तु की ऊंचाई ज्ञात हो जाती है। नंबर 1 छाया विधि। अपनी लाठी खड़ी करके तथा छाया को नाप लें। लाठी और छाया की माप से जो अनुमान होगा वही वस्तु की ऊंचाई या छाया का अनुमान होगा। नंबर अगला आता है चौड़ाई का अनुमान लगाना। नदी, तालाब, झील या नहर की चौड़ाई ज्ञात करने के कुछ सरल तरीके निम्नलिखित हैं। नंबर 1 नेपोलियन विधि। नदी के किनारे या खड़े हो जाएं, उसमें अपने हेड या कैब के आगे वाले बिक्र को ऊपर नीचे करते हुए इस प्रकार रखें कि नदी का दूसरा किनारा कैब की बिक पर छूता हुआ दिखाई दे। अब गर्दन को उसी स्थिति में रखते हुए दाएं बाएं या पीछे घूम जाएं। ऐसी स्थिति पर जहां तक स्थान दिखाई दे उस स्थान से अपने खड़े होने वाले स्थान की दूरी नाप लें, वही नदी की चौड़ाई होगी। अगला आता है इसमें त्रिभुज विधि। की विधि आती है दूरी को अनुमान लगाना। बताया जाता है कि 51 मीटर की दूरी पर आंख में बिंदु के समान दिखाई देती हैं। जो 51 मीटर की दूरी पर खड़े हैं, जो हमारी आंखें हैं वो बिंदु के समान दिखाई देती हैं। नंबर अगला आता है 275 मीटर की दूरी पर चेहरा धुंधला दिखाई देगा। अगर 275 मीटर की दूरी पर है तो हमें जो चेहरा है वो हमारा धुंधला दिखाई देगा और हम व्यक्ति की पहचान नहीं कर सकते। कह सकते हैं कि भाई इतनी दूरी पर ये व्यक्ति है। अगला नंबर है 550 दूरी पर सिर बिंदु या नज़र आता है। जो हमारा सिर है एक बिंदु की तरह नज़र आता है 550 मीटर दूरी पर। 1370 मीटर दूरी पर बिजली के तारों के खंभे दिखाई पड़ते हैं। जो तारे होते हैं बस खंभे दिखाई देते हैं, तारे नहीं हमें दिखाई देते। संख्या अनुमान लगाना। किसी सभा, मेला, पेंट या हॉल आदि में मनुष्यों की संख्या का अनुमान लगाने के लिए पूरे क्षेत्र को 2 भागों में बांट लीजिए, फिर एक भाग को उसके 2 भागों में बांटें। इस प्रकार भाग करते हुए इतना बांटें कि उस भाग की संख्या आसानी से गिन जा सके। अब जितने भाग किए हैं उनकी गुणा गिनी हुई संख्या में कर दें, पूरे क्षेत्र की संख्या ज्ञात हो जाएगी। सभी भाई को नमस्कार। आज ये कक्षा 8th में चल रहा था आपका 8th में। सारे धन्यवाद।